हेलो दोस्तों। तो फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज की चौथी है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मौर्य वंश। इससे पहले हम 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ये चौथा रहेगा। देखते हैं मौर्य वंश में जो सबसे पहले आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। पैट में इसी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाता है, तो ज़्यादा डीप जाना सही भी नहीं है। क्या फ़ायदा इतना पढ़ लें जो पेपर में आ ही नहीं रहा है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम तभी निकलता है। ऐसा नहीं कि सारा पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका टाइम पीरियड जो था 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य जो थे, कौटिल्य नहीं, ये वाली लाइन बची हमारी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगनस्तीस आया था। भारत में रहकर मेगनस्तीस ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो ये मेगनस्तीस ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य, चाणक्य जो है इनका दूसरा ही नाम था कौटिल्य। विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोलते थे। इन्होंने अपनी राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना दी। ये क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देते हैं। ठीक है, 298 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद आते हैं बिंदुसार, 298 से 273। ये पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। 298 पे ये गद्दी पर बैठे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टॉमली द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद आते हैं सबसे महान शासक अशोक। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इससे पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक का उसके अभिलेखों में से देव नाम पियदिस नाम से उल्लेख है। ये उसका नाम था उसके अभिलेखों में। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदेलोगम अभिलेखों से ही मिलता है। पुराणों में से अशोक वर्धन तथा दीपवंश कारमौली कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, ये आता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप याद ही रखें। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग का आक्रमण किया था। इसका जो वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? 13वें अभिलेख में, जो कलिंग युद्ध के बारे में इसका पूरा जानकारी मिलती है इसकी। ठीक है, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अशोक के जो अभिलेख थे, पहला जो अभिलेख था उसमें क्या विषय था? पशु बलि की निंदा की गई थी। सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, ये पहले अभिलेख में कहा गया था। दूसरे अभिलेख में देखते हैं, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, चेर, पांडव, शांति पुत्र राज्यों की चर्चा इसमें की गई थी। तीसरे में युवक राज्यों को प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने के आदेश थे। चौथे में धर्माचरण के भेदीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष था। 5वें अभिलेख की बात करें, धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है इससे। छठे में इसमें आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। 8वें में सम्राट की धर्म यात्राएँ दी गई हैं। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट आपका 13वां है, जो कलिंग युद्ध की वर्णन करता है। ठीक है, 9वें में धम्म समारोह की चर्चा। 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। 11वां धम्म नीति की व्याख्या। इसे करके इसके ये 13 अभिलेख थे। आगे देखते हैं। मौर्य वंश तो इतना ही था। इसके बाद गुप्त वंश देखते हैं।
गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, जिसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी, इसने की थी। याद रखेंगे, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसे माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 319 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में हुआ था। इसे गुप्त संबंध का आरंभ भी इसी से माना जाता है। ठीक है, गुप्त संबंध को चंद्रगुप्त ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार प्रिंस सेड स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। ये लाइन तो पेपर में लिखी मिलती है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिणापद विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अपरिवर्तित गौरवमय चरित्र किया गया है। इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर उससे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। दिल्ली की कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ, जो महरौली का लौह स्तंभ है, पर खुदे हुए उदयगिरी गुफा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागकुमारी कुबेरनगा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह बकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कंदव शासक कुतुब बर्मन की पुत्री से किया। सकोपर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल धारण की। ये एक क्वेश्चन आ जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके शासनकाल में चीनी यात्री फांग्यान आया था। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, फांग्यान जो था किसके शासनकाल में आया था। गुप्तकाल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास हैं। इनने कौन सी लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, संभव और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुस्तकें हैं। इसके बाद करुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। रामायण तथा महाभारत काल के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कौन थे, कुमारामात्य, निगम, पूग, गढ़, श्रेणी गुप्त काल में व्यापारिक तथा शिल्पियों के संगठन थे। अब बढ़ते हैं हर्षवर्धन की तरफ। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। उसने अपना ग्रंथ लिखा है सीयों की के नाम से। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, वर्तमान में शाक्यमुनि कहा गया। ठीक है, हर्ष से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी जो थी
थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने इसे कन्नौज बना लिया। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिरादित्य भी था। इसके आगे देखते हैं। हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलवाए। हर्ष एक महान विद्वान थे। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ऐसे ग्रंथों का इन्होंने निर्माण या रचना की है। हर्ष ने शशांक गौड़ को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। याद रखना कौन से युद्ध में हर्ष की पराजय हुई थी। ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहाँ के भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संग्राम में स्थापित कर लिया। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में बलभी तक विस्तृत है। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाता था। आगे देखते हैं। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। ठीक है। भौगोलिक कर वसूलने वाला पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का जो छठा भाग था वो राजस्व के रूप में वसूल लिया जाता था। ठीक है। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षण किया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित, यह था ऊपर भी बता दिया, कादम्बरी और हर्षचरित के जो रचयिता थे बाणभट्ट थे। राजपूत काल देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने राजपूत काल को भारत के राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा था। ठीक है। उस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए इस युग के इतिहास को राजपूत काल कहा गया। कुछ विद्वान राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते थे। कर्नल टाड जो कहते थे वो कहते थे राजपूत शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतानें। इसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके संस्थापक मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इतना याद रखना है। राजेश्वर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल दोनों से संरक्षण प्रदान किया गया था। 1018 में महमूद गजनवी ने कमजोर प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद आ जाता है गहड़वाल। चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की नींव रखी। गोविंद चंद्र इस वंश का शक्तिशाली शासक था। उसका कौन सा था? नागभट्ट। आगे देखते हैं। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। एक कहावत के अनुसार चौहान नरेश पृथ्वीराज द्वितीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र ने 1194 में मोहम्मद गौरी से चंद्रवाड़ का युद्ध लड़ा और उसमें वो मारा गया। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव थे। इनके दरबार में राजकवि सोमदेव निवास करते थे। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज थे, वो इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। 1191 में इन्होंने क्या लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी से इनके युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी हार गया था मगर इन्होंने उसे छोड़ दिया। इनका जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। 1192 में वो फिर आया, फिर उसने इन्हें हरा दिया और इन्हें बंदी बनाकर ले गया अपने साथ। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार की चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। ये बहुत आता है। और इसके बाद आ जाती है दिल्ली सल्तनत। ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।
तब तक पढ़ते रहिए। बाय।